नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम फिर से लेके आ गए हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इनको मैं एनालिसिस का नाम नहीं दूंगा, लेकिन ये दोस्तों 100% एक्यूरेट और एकदम करेक्ट क्वेश्चंस हैं। समझदार को एक इशारा काफ़ी होता है दोस्तों, और आप लोग समझदार हैं तो मेरे साथ प्रश्न में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, डीपली तक जाइएगा। वीडियो में मैंने क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा डिटेल्स भी शामिल किया है, जो कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाल श्रम भारत के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो बाल श्रम जो है भारत के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत यह आता है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। 24 अनुच्छेद 34 क्या कहता है दोस्तों? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। मतलब 14 वर्ष के अंदर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं कराया जा सकता, ना तो उनको किसी फैक्ट्री में, खदान में, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स में। मतलब इनको शोषण के विरुद्ध यह अधिकार आता है कि 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को हम रोजगार या कार्य नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है दोस्तों? यह बाध्य श्रम और मानव तस्करी का निषेध करता है। तो इसलिए दोस्तों यह जो है बाध्य और मानव तस्करी को निषेध करता है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसलिए यह संबंधित है। अब यहाँ पर दोस्तों एक टेबल मैंने शामिल किया है, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, फिर उनके अनुच्छेद, उनके महत्वपूर्ण बिंदु जिसके लिए वह अनुच्छेद बनाया गया था। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? कानून के समक्ष समानता, सबको जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का उन्मूलन जो है इसमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसको चाहो आप दोस्तों तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है अपने मन से रिवीजन करने में एक जगह आपको सब कुछ चीज़ मिल जाएंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं कवर कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको पढ़ने के लिए इसमें शामिल कर दिया हूँ। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यदि मेरे साथ पढ़ना है तो आप ज़रूर थोड़ा डीपली तक पढ़िएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, जो कि अभी हमने प्रश्न में देखा है। 14 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में कार्य करना जो है प्रतिबंधित माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28 के मध्य में आता है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक का अधिकार, कल्चर एवं एजुकेशनल राइट्स जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में यह देखने को मिलता है। तो संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको आपको थोड़ा सा याद करके जाना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे जो है संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरी। ये जो है 5 प्रकार की रिट जो है जारी कर सकते हैं। इसको अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसलिए ये वाला अनुच्छेद आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यदि वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, उनका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद आगे बढ़ाएगा। सिस्मोग्राफ में वेव्स का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कुछ भी प्रश्न पूछा गया हो, लेकिन इसमें हम कवर करेंगे कि आखिर क्या होगा। वेव्स का मतलब इसमें दोस्तों भूकंप से उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंगें होती हैं, जिसको सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इसको जो सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।
भूकंप विज्ञान के अंतर्गत जो है सिस्मोग्राफ आता है। इसमें कई प्रकार की तरंगे होती हैं, जैसे मुख्य बॉडी, सरफेस बॉडी होती है। नीचे तालिका में दोस्तों हमने टेबल में इसको इंक्लूड कर दिया है, जो कि यहाँ पर विशेष प्रकार के तरंगों का डिटेल्स दिया गया है। बॉडी वेव्स में जो आती हैं पी वेव्स की तरंगे, जो सबसे तेज़ होती है दोस्तों 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। वो किस मीडियम में ज़्यादातर ट्रेवल करती हैं, तो तीनों मीडियम में ये दोस्तों ट्रेवल कर सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ये किस प्रकार की तरंगे हैं दोस्तों, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। संपीड़न और प्रसारण सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती है, कम नुकसान पहुंचाती है दोस्तों इसका इफेक्ट जो है। फिर आती हैं दोस्तों एस वेव्स, जो कि सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। पी से थोड़ी धीमी होती है, 3 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से इनकी गति होती है। केवल ठोस माध्यम में दोस्तों ये चल सकती है। इमारतों को यह जो है गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। फिर दोस्तों एस वेव्स आती हैं, जो लो वेव्स होती हैं और एस से थोड़ी धीमी होती है। ये दोस्तों सरफेस पर ट्रेवल करती है, इमारतों को हिलाकर गिरा दे सकती है। ये दोस्तों भूकंपीय तरंगे हैं, इसलिए इस प्रकार के नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर आता है दोस्तों सबसे धीमी तरंगे कौन प्रकार की होती हैं, तो रियलिंग वेव्स, जो कि आर वेव्स कहा जाता है, सरफेस पर चलती हैं। दोस्तों दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल समुद्री गति की लहरें जैसी ये तरंग उत्पन्न करती है। जमीन को ऊपर नीचे और आगे पीछे हिलाती है, जो कि भारी विनाश होता है इससे। मतलब सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश इसी से होता है, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। मेनली शायद परीक्षा में ये पूछा गया था कि पी, एस और एल वेव्स क्या होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पी वेव्स जो है सबसे पहले आती हैं लेकिन कम नुकसान पहुँचाती है। फिर एस वेव्स आता है, जो सबसे खतरनाक होती है, केवल ठोस माध्यम में ये चल सकती हैं। फिर सरफेस वेव्स में आती है, जो कि लव एंड रेलिस वेव्स कहा जाता है इनको, सबसे अधिक विनाशकारी होती है दोस्तों। ये भूकंप के दौरान जो है बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो विद्रोहों के बारे में आपने देखा है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं भर भर के, मतलब ये विद्रोह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुकी विद्रोह यहाँ पर मणिपुर राज्य से संबंधित है दोस्तों। कुकी विद्रोह जो है मणिपुर राज्य से संबंधित, यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन सैनिक भर्ती और शोषण के खिलाफ में हुआ था। यहाँ पर हमने तालिका इंक्लूड किया है, टेबल बनाया है, जिसमें प्रमुख विद्रोह और उनके प्रमुख क्षेत्र, मुख्य कारण और किन जनजातियों के बीच में यह विद्रोह हुआ था उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि संस्थाल विद्रोह दोस्तों सिद्धू और कान्हू मुर्मू के बीच में हुआ था। भील विद्रोह जो है भील जनजाति के मध्य में। मुंडा विद्रोह दोस्तों बिरसा मुंडा। हो विद्रोह हो जनजाति, जो कि सिंहभूम झारखंड से रिलेटेड है। कोल विद्रोह यहाँ पर कोल जनजाति झारखंड छोटा नागपुर से रिलेटेड ये विद्रोह है। आप इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में यह काम आएगा। दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र पढ़ने के लिए कौन सा पद बनाया गया था, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत आपने यदि पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे पद बनाए गए थे जिनके अलग अलग कार्य देखने को मिलते हैं। तो उसको यहाँ पर हमने टेबल के फॉर्मेट में बना दिया है, जो कि प्रश्न पूछा गया था कि शाही पत्र पढ़ने के लिए कौन सा पद बनाया गया था। तो दोस्तों दीवान ए रसूल पद बनाया गया था, जिसे दीवान ए इंसा या दीवान ए रसूल कहा जाता है। राजकीय समाचार पत्र या फरमान जारी करने का काम इन लोगों का होता था। फिर दोस्तों सुल्तान कौन होते थे, राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों सुल्तानों की शासन चलती थी, इसलिए उनका सल्तनत काल कहा जाता था। न्याय का अंतिम स्रोत होता था। भूमि अनुदान देना, बड़े प्रशासनिक निर्णय लेना जो है सुल्तान का मेन काम होता है। फिर दोस्तों दीवान ए अरीस और दीवान ए रियासत, जो कि बाजार नियंत्रण, शाही बाजारों को देखरेख करते थे। फिर सदूर जो है धार्मिक और न्यायिक विभाग का देखभाल करते थे। काजी उल कुजात जो है मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि शरीयत कानून के आधार पर न्याय दिया करते थे। तो ये सभी पद हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में काम आएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला था, तो दोस्तों इनको संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था। और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में है और उनके राज्य भी अलग अलग हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। पंचायत रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, तो कर्नाटक राज्य पंचायत विच्छेदक सूचकांक, जो कि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में शीर्ष पर आता है, जो कि यह प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है, तो दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर जो है फेमस है वहाँ की। और इसके अलावा राजस्थान और स्टेट वाइज हम यहाँ पर प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखेंगे।
और उनका विवरण देखेंगे कि कौन कौन सी नहर परियोजनाएं इतनी सिंचाई प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इंदिरा गांधी नहर जो है प्रमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है, जो कि सबसे लंबी नहर है, 650 किलोमीटर। थार रेगिस्तान में सिंचाई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को यह जोड़ती है। फिर दोस्तों गुजरात, राजस्थान में देखेंगे कि नर्मदा प्रमुख नहर है। तेलंगाना यहाँ पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गोदावरी नदी पर यह आधारित है। फिर दोस्तों अपर कृष्णा परियोजना है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है, 6220 किलोमीटर स्क्वायर पर बना हुआ है। ओडिशा में दोस्तों हीराकुंड परियोजना आता है। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना, आंध्र प्रदेश और में नागार्जुन सागर परियोजना आती है। झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना, बिहार में गंडक परियोजना, मध्य प्रदेश राजस्थान में चंबल परियोजना, गुजरात में दोस्तों काकरापारा परियोजना, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना यह देखने को मिलती है। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में पानी की अधिक उपयोगी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की ग्रीन रिवॉल्यूशन नीति के तहत खरीफ रबी की 2 फसलें प्रणाली यहाँ पर उगाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है पानी का। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा में पानी का अधिक उपयोग यहाँ पर धान की उपजाऊ के लिए किया जाता है। भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतमाला परियोजना यहाँ पर सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों कानूनी सुरक्षा और आंतरिक कनेक्टिविटी को सुधार हेतु यह राजमार्गों को कॉरिडोर का निर्माण करती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख परियोजनाओं के देखेंगे, जो कि शासन की फ्लैगशिप मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट को बनाया है। जैसे सागरमाला परियोजना पोर्ट एवं जल मार्ग के अंतर्गत आता है। भारतमाला दोस्तों सड़क एवं एक्सप्रेस वे। सेतु भारतम दोस्तों पुल निर्माण का कार्य करता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है उच्च गति की रेलवे। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे जो है सड़क एवं क्लस्टर विकास। लखनऊ मेट्रो दोस्तों शहरी परिवहन। ये सभी दोस्तों फ्लैगशिप मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इनको आप जो है पढ़ सकते हो। बौद्धों की गीता किसे माना जाता है? तो बौद्धों की गीता दोस्तों धम्मपद को माना जाता है। बौद्ध धर्म में दोस्तों गीता जैसी उपाधि विभिन्न ग्रंथों को दी जाती है, जिसे जो है भगवद गीता हिंदू धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। बौद्धों की गीता जो है धम्म पद को कहा गया है। बौद्ध से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनको आपको यहाँ पर देखना है। जैसे धम्म पद क्या है दोस्तों? बौद्धों की गीता इसको माना जाता है। सुत्त निपात जो है बौद्धों की उपनिषद को माना जाता है। मिलिंद पन्हा जो है बौद्धों की प्रश्नोत्तरी गीता। बौद्धों का रामायण जैसा ग्रंथ जो है महावस्तु। बौद्धों की नीति शास्त्र गीता, जातक कथाएं। और बौद्धों का दार्शनिक गीता जो है अभिधम्म पिटक के रूप में इनको जाना जाता है। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? हमने पहले ही प्रश्न में देख लिया है दोस्तों। मानव तस्करी से संबंधित है ये 23 अनुच्छेद। और 24 अनुच्छेद जो है ये आता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खतरनाक कार्य में रोजगार का निषेध करता है। अनुच्छेद 300A जो है किससे संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक या संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक अनुच्छेद हैं जहाँ पर आपको इनको देखना होगा विवरण। जैसे कि अनुच्छेद 300A जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी है। 12 से 35 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और 36 से 51 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 के द्वारा आते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार दोस्तों 14 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। 21 में दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। 21A जो है शिक्षा का अधिकार है। 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। फिर इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे संविधान के अनुच्छेद हैं, जिसको आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। अधीनस्थ न्यायालय का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों शासन की न्यायिक प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है, जो कि जिला स्तर पर काम करता है, जिसके अंतर्गत अदालत, सत्र न्यायालय, तहसील अदालत जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। न्यायालय के प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विधिक विवादों का निवारण करने के लिए यहाँ पर नागरिक, सिविल एवं आपराधिक क्रिमिनल मामलों का समाधान करना। संविधान की व्याख्या दोस्तों, संविधान से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना और अस्पष्टताओं को स्पष्ट करना। ये पूरी तरीके से कार्य क्षेत्र हैं, उनका विवरण दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोस-आइंस्टीन संगठन जो है किस धातु के समस्थानिक से बनाया जाता है?
तो बोस-आइंस्टीन संघनन दोस्तों ये धातु की 5वीं अवस्था है जिसको यहाँ पर हम देखेंगे। मेनली हम लोग 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन 2 अवस्थाएं और भी होती हैं जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। आयनित गैस जो है विद्युत का संचालन करती है, जो कि बहुत अधिक तापमान पर ये प्लाज्मा के रूप में देखने को मिलता है, जैसे कि सूरज, ट्यूबलाइट, बिजली की चमक जो है ये दोस्तों प्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। बोस-आइंस्टीन संघनन दोस्तों, ज़्यादा ठंडा किसी वस्तु को कर दिया जाए तो उसमें रहने वाले कण जो है एक सामूहिक रूप में रुक जाते हैं, सभी कण एक जैसे व्यवहार करने लगते हैं। प्रयोगशाला में बना विशेष हीलियम का रूबिडियम गैस जो है इसके अंतर्गत आता है, यही परीक्षा में पूछा गया था। मेनू बार को ओपन करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ में दोस्तों आल्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, जो कि फाइल, एडिट आदि को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। वर्धन वंश जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन से संबंधित थे, जो कि 7वीं शताब्दी के अंतर्गत भारतीय सम्राट हुआ करते थे। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है जिसमें प्रमुख शासक और उसके प्रमुख वंश और उसके संस्थापक को हमने इंक्लूड किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ही जगह पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का पुष्यवंश शुंग, कण्व वंश का वासुदेव कण्व, सातवाहन का सिमुख सातवाहन, कुषाण का कुजुल कदभिशेष, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, वर्धन वंश का पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन, पाल वंश का गोपाल। इसी प्रकार दोस्तों हमने सभी वंश को यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं? ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। तो तीनों सेनाओं के यहाँ प्रमुख हम देखेंगे कि कौन कौन प्रमुख है और उप प्रमुख कौन है। तो इंडियन आर्मी का देखेंगे तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर प्रमुख चीफ हैं। 30 जून 2024 को इनकी नियुक्ति की गई थी। वाइस चीफ के बारे में देखेंगे जो उप प्रमुख हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह हैं, जो कि 1 अगस्त 2025 में इनकी नियुक्ति की गई है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है नौसेना के प्रमुख हैं और वाइस एडमिरल संजय वत्सायन जो है उप प्रमुख हैं। फिर वायुसेना के प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है और एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है उप प्रमुख है। यही वाला प्रश्न पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था ये प्रश्न। तो सबसे कम उम्र के बारे में बात करें तो जॉर्डन रोमारियो है, जो कि यूएसए के हैं और 13 वर्ष 10 महीने की उम्र में दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले हैं। 23 मई 2010 में दोस्तों इनका तिथि में कुछ डिस्टर्बेंस है। सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति है दोस्तों जो कि 13 वर्ष 10 महीने की यहाँ पर उम्र में चढ़े हैं। और यही सभी लिस्ट है दोस्तों। अभी तक लगभग 7200 से अधिक अलग अलग व्यक्तियों ने एवरेस्ट फतह किया है, जिसमें से 12,844 सफल समिट से हैं और कुछ यहाँ पर जो है बार चढ़ाई करने वाले भी हैं। जॉर्डन रोमारियो पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना होगा। सबसे कम उम्र के सदस्य मतलब व्यक्ति हैं। भारत जो है WTO का सदस्य कब बना था? तो दोस्तों भारत जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य 1995 को बना था, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे, इनकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और उनका उद्देश्य क्या है इनका। तो जैसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी स्थापना दोस्तों 1919 में होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। श्रमिकों के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों को विकास करना, सामाजिक न्याय का समर्थन करना यहाँ पर ILO का मेन मकसद है। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU 1865 में स्थापना करी गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। IMF का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। और WTO को हमने देखा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में बनाया गया था। बर्न स्विट्जरलैंड में यहाँ पर देखने को मिलता है इसका। इसी प्रकार दोस्तों पूरे हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा है दोस्तों आज के पूरे प्रश्न, जो कि कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा सपोर्ट बने। और प्यार दिखाने के लिए आप लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।